नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक करोड़पति एआरटीओ यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर संतोष पाल के घर पर ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी की। उसके 5 स्टार जैसे घर से 15 लाख कैश बरामद किया गया और इसके अलावा ईओडब्ल्यू की टीम ने उसके 10,000 वर्ग में फैले आलीशान महलनुमा घर से भारी मात्रा में लाखों के कीमती गहने, मिनी बार, स्विमिंग पूल, महंगी गाड़ियां और 4 फार्म हाउस को अपने कब्जे में लिया है। करोड़ों की संपत्ति जमा करने वाले संतोष पाल और उसकी पत्नी रेखा पाल फिलहाल फरार हैं। संतोष की पत्नी रेखा भी जबलपुर आरटीओ कार्यालय में ही क्लर्क है और ईओडब्ल्यू के सूत्रों के मुताबिक संतोष पाल और उसकी पत्नी की संपत्ति उनकी कमाई से 650% ज्यादा आंकी गई है। अनुराग द्वारी हमारे साथ हैं, रेजिडेंट एडिटर हमारे। अनुराग, काफी आलीशान शौक जो है ऐसा है इनके थे, लगता है जो तस्वीरें सामने आई हैं, बताइए इनके बारे में और क्या जानकारी मिल पाई है। बिल्कुल ताबिश, ये जबलपुर में एआरटीओ हैं संतोष पाल। ईओडब्ल्यू ने बुधवार रात इनके घर पे छापा मारा और गुरुवार को भी ये छापेमारी की कार्रवाई चलती रही। छापे में इनके करोड़ों की संपत्ति का पता लगा है। वहाँ विजयनगर में जो ये मकान आप देख रहे होंगे, इसके अंदर एक मिनी थिएटर, स्विमिंग पूल और विलासिता के सारे सामान मौजूद हैं। महंगी शराब की बोतलें मिली हैं। इसके अलावा घर से आधा किलो सोने के जेवर और 16 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। जो ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा जिसने छापा मारा, उसने फिलहाल कहा है कि सारी चीजों की गिनती करने के बाद ही इस बारे में और आधिकारिक बयान आएगा कि कितने की संपत्ति मिली है। लेकिन एक अनुमान है कि उनकी जो संपत्ति है वो उनकी आय से 650 गुना ज्यादा है। उनके जो घर की अलमारियों में भी लगभग 650 ग्राम वजन के सोने के जेवर मिले हैं, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये जो संतोष पाल हैं वो जबलपुर आरटीओ लंबे वक्त से हैं। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब भी यही आरटीओ थे। उस वक्त तो इन्हें कुछ और जिलों के लिए अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। उनके पूरे कार्यकाल के दौरान इन पर गंभीर अनियमितता बरते जाने का आरोप लगाते हुए इनके खिलाफ शिकायतें मिली थी। लेकिन मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था ताबिश कि ये अकेले आरटीओ नहीं है। मध्य प्रदेश में जो परिवहन विभाग है जी, इसमें अगर आप देखेंगे तो लंबे वक्त से अनियमितता के आरोप लगते रहे इसके अधिकारियों पर, और बावजूद इसके चाहे किसी की भी सरकार हो, ये अधिकारी एक ही जगह पर जमे रहते हैं। ना इनका तबादला होता है, ना इनके खिलाफ अगर इस तरह आर्थिक अपराध शाखा या कोई और इस तरह की छापेमारी न करे तो कभी पता नहीं लगता और धीरे से ये वापस अपने पद पर बहाल भी हो जाते हैं विभागीय जांच वगैरह के नाम के बाद, ताकि और किसी को कुछ पता न लग पाए। लेकिन ये जो अपने आप में तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके अलावा इनके 4 मकान मिले हैं। एक इनका 1.5 एकड़ से ज्यादा का आलीशान फार्म हाउस मिला है। इनकी कीमतों का अभी तक आकलन भी नहीं हुआ है। इसके अलावा ईओडब्ल्यू का कहना है कि ग्वारी घाट पीपी कॉलोनी में भी वहां जबलपुर में 1250 स्क्वायर फीट का मकान है। एक 2-3 और मकान है उनके। तो इस तरह के कई और मकानों के दस्तावेज मिले हैं। कई और जगह पे इनकी नकदी मिली है, कई बैंक खाते मिले हैं। तो सबका आकलन करने के बाद एक वस्तुस्थिति साफ हो पाएगी कि कितनी रकम इन्होंने जमा कर रखी थी। शुक्रिया अनुराग आपका सब जानकारी के लिए। तो आप देखिए क्या क्या वहां पर मिला है, इसका आकलन करने की जरूरत यहां पर पड़ेगी ईओडब्ल्यू को। उसके बाद जो है स्थिति साफ होगी कि कितनी संपत्ति इन्होंने इकट्ठी यहां पर कर रखी थी। और आपको बताएं, हमारी खबर का असर हुआ है जहां पर धार के कारम डैम में लीकेज के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एएनएस कंस्ट्रक्शन और सारथी कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही दोनों कंपनियों को नोटिस भी भेजा गया है। दोनों कंपनियों का रजिस्ट्रेशन भी सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत बड़ा काम एनडीटीवी ने जिस तरह से कल दिखाया और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, तो आज कम से कम 2 यहाँ पे सरकारी कंपनीज ब्लैकलिस्ट हुई हैं। यही हम कहते हैं कि मीडिया एक सार्थक विपक्ष है। बांध घोटाले को लेकर एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कारम डैम के निर्माण से जुड़े एएनएस कंस्ट्रक्शन और सारथी कंस्ट्रक्शन को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उनका लाइसेंस भी रद्द हो गया। जांच की कमेटी गठित है। जो तथ्य निकलेंगे उसके आधार पर जहां कार्रवाई की जरूरत होगी वहां कार्रवाई भी करेंगे। उसमें भी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
मुर्दाबाद मुर्दाबाद, शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद। उधर जांच की आज से कई लोगों के छूटने के आरोप लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट को जगाने पहुंचे। आज कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ मंत्री महोदय जो तुलसी सिलावट जी हैं, जल संसाधन मंत्री, उनको नींद से जगाने का प्रयास करने आए थे, लेकिन नींद महत्वपूर्ण है मंत्री की, शिवराज सरकार के मंत्री की, तो इसलिए पुलिस से रोक दिया गया था कि मंत्री जी की नींद में खलल नहीं पड़े। लेकिन निरंतर हमारा प्रयास रहेगा कि ये शिवराज सरकार के जो भ्रष्टाचार है, जिससे बांध टूट के लोगों की जिंदगी के ऊपर संकट बन रहा है, इन पर कहीं ना कहीं एक विराम लगे। हालांकि कार्रवाई 2 कंपनियों पर ही हुई है, जबकि ई टेंडरिंग में ऐसे कई बांध हैं, कई रसूखदार हैं जो पर्दे के पीछे से खेल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के दौर में पहुंच गई है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां जैसे प्रवर्तन निदेशालय उनके नेताओं के दरवाजे पर तो फौरन पहुंच जाती है। वहीं डैम घोटाले में खुद प्रवर्तन निदेशालय ने 2 साल पहले मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक किसी बड़े नेता, मंत्री या अधिकारी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि शुरुआत 2 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने से हुई है, जिनकी सत्ता से करीबी विपक्ष बताता रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने वाले प्रस्ताव पर राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली सरकार का इसको लेकर कहना है कि ये योजना केंद्र सरकार की थी। वहीं बीजेपी का दावा है कि ऐसा प्रस्ताव दिल्ली सरकार ने दिया था। हरदीप पुरी के ट्वीट पर बवाल के बाद गृह मंत्रालय इस पर पहले ही सफाई दे चुका है। दिल्ली सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय एक बार फिर आमने सामने हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का इल्जाम है कि दिल्ली सरकार को अंधेरे में रखकर रोहिंग्या मामले में बैठक की गई, जबकि आम आदमी पार्टी रोहिंग्या लोगों को दिल्ली में बसाए जाने के पूरी तरह खिलाफ है। केंद्र सरकार भी ऐसा मानती है कि रोहिंग्याओं को नहीं बसाना है, फ्लैट नहीं देने, तो फिर केंद्र सरकार के भी रुख के खिलाफ जाके ये डिसीजंस किसके कहने पे लिए जा रहे थे, कौन ले रहा था, कहां से इसके आदेश आ रहे थे, ये सबकी बहुत निष्पक्ष तुरंत जांच होनी चाहिए। और जो भी लोग अगर केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ जा रहे थे तो केंद्र सरकार के रुख के खिलाफ, और दिल्ली की सरकार से, चुनी हुई सरकार से छिपा के डिसीजन लेना चाह रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल विवाद बुधवार सुबह हरदीप पुरी के ट्वीट से हुआ, जिसमें उन्होंने रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बकरवाल में फ्लैट दिए जाने की बात कही, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसे मीडिया की बेबुनियाद खबर बताते हुए इसका ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ दिया। इस मामले में जून 2021 का दिल्ली सरकार का एक पत्र दिखाया जा रहा है। पत्र में रोहिंग्या लोगों को दिल्ली के बकरवाल में बसाने की मांग की गई है, लेकिन पत्र में केजरीवाल या किसी अन्य मंत्री के दस्तखत नहीं हैं। पत्र दिल्ली सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी होम का है। सिसोदिया कह रहे हैं कि इस बैठक की कोई जानकारी सरकार को नहीं थी। उधर बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल सरकार सबको गुमराह कर रही है। ये जो चिट्ठी है इसमें स्पष्ट तौर पर दिखता है कि तारीख भी ऊपर लिखी हुई है 23/6/2021, जब दिल्ली की ही सरकार के अधिकारी चिट्ठी लिखी कि EWS फ्लैट जो है बकरवाला में, वो सब देने का काम किसको किया जाए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या घुसपैठियों को देने का काम किया जाए। लेकिन असली सवाल यही है कि सरकार के भीतर ये गड़बड़ी कैसे हुई। रोहिंग्या लोगों पर बीजेपी और संघ परिवार का रुख जानने के बावजूद हरदीप पुरी ने ऐसा ट्वीट क्यों किया। इस मामले में अपने यू टर्न के बावजूद उन्होंने ये ट्वीट अभी तक डिलीट क्यों नहीं किया, जबकि गृह मंत्रालय ने अपने ट्वीट में उनके ट्वीट को बिल्कुल अनदेखा किया। अब गृह मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं, मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि रोहिंग्याओं के आवासीय स्थल को डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए, ताकि वहां की आवाजाही पर निगरानी की जा सके, लेकिन दिल्ली सरकार ऐसा नहीं कर रही है। मंत्रालय के अनुसार अधिकांश रोहिंग्या दिल्ली के मदनपुर खादर के कंचन कुंज इलाके में रह रहे हैं। केंद्र चाहता है कि इसे ही डिटेंशन सेंटर घोषित किया जाए, जबकि आप सरकार साफ कह रही है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए हैं जिन्हें बाहर किया जाना चाहिए। साफ है कि रोहिंग्या समुदाय के संवेदनशील मसले को लेकर राज्य और केंद्रों के पास कोई साफ नीति नहीं है। सरकारें अक्सर अपनी राजनीति के अनुसार आधा अधूरा सच कहा करती हैं। रोहिंग्या के मामले में भी यही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी अपने अपने अनुसार अपने अपने कागज सामने लेकर आ रही है, लेकिन मामला क्योंकि बहुत जटिल है और साथ में सुप्रीम कोर्ट में भी लटका हुआ है,
शायद यही वजह है कि दोनों पार्टी जो हैं वो सही बात क्या है वो खुलकर नहीं कह पा रही हैं। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पूर्वी अफ्रीका के देश जिबूटी में चीन की नौसेना का बेस जो है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया है। एनडीटीवी के पास सैटेलाइट से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं और इनमें देखा जा सकता है कि न सिर्फ बेस पूरी तरह ऑपरेशनल है बल्कि हिंद महासागर के इस क्षेत्र में चीनी युद्धपोत भी तैनात है। हिंद महासागर में चीन अपनी मौजूदगी स्थापित करने की योजना पर लंबे समय से काम कर रहा है और इससे चीन की तैयारी फारस की खाड़ी के आसपास न सिर्फ अमेरिकी नौसेना को चुनौती देने की है बल्कि भारतीय नौसेना के लिए भी वो चुनौती बनना चाहता है, जो हिंद महासागर इलाके में बड़ी नौसेना है। और इस मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर सुशील बहुगुणा। चीन की रणनीति भारत को लेकर क्या है, इसका अंदाजा उसकी हरकतों से मिल रहा है। अब एक नई बात यह सामने आई है कि पूर्वी अफ्रीका के एक छोटे से देश जिबूटी में चीन के नौसेना बेस ने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया है, वो ऑपरेशनल है। एनडीटीवी को मिली सैटेलाइट की एक्सक्लूसिव तस्वीरों में यह साफ है। हिंद महासागर के इस क्षेत्र में चीन के युद्धपोत भी तैनात हो गए हैं। सवाल है कि यह हमारे लिए चिंता की बात क्यों है। जिबूटी हिंद महासागर के तट पर बसा छोटा देश है जहां चीन अपनी मौजूदगी स्थापित करने की योजना पर लंबे समय से काम कर रहा है। इससे चीन की तैयारी फारस की खाड़ी के आसपास न सिर्फ अमेरिकी नौसेना को चुनौती देने की है बल्कि भारतीय नौसेना के लिए भी वो चुनौती बनना चाहता है, जो हिंद महासागर इलाके में एक बड़ी नौसेना, एक बड़ी ताकत है। जिबूटी में चीन के पूरी तरह से ऑपरेशनल बेस की तस्वीरें ऐसे समय आई हैं जब चीन ने 25,000 टन के सैटेलाइट और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप को श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में तैनात किया हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं इस पूरे इलाके की जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में, और इसमें यह है जिबूटी और उधर दूसरी ओर पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह। वहां भी चीन अपना बेस बना चुका है और श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह तो चीन ने 99 साल की लीज पर ले ही लिया है। एक तरह से यह अब 99 साल के लिए उसका ही है। अब हम दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जिबूटी की। जिबूटी में चीन ने $590 मिलियन की लागत से अपना नौसेना बेस बनाया है। यहां 2016 से ही निर्माण चल रहा है। यह नौसेना बेस सामरिक तौर पर अहम बाब अल मंदेब स्ट्रेट के साथ लगा है, जहां से स्वेज नहर की सुरक्षा की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वेज नहर की बहुत बड़ी भूमिका है। खास बात यह है कि इमेजरी प्रोवाइडर मैक्सर की इन तस्वीरों में 320 मीटर लंबे बर्थिंग एरिया के साथ लगा चीन का यूजाओ क्लास लैंडिंग शिप भी तैनात दिख रहा है। उस एप्रन के करीब है ये जहां से हेलीकॉप्टर ऑपरेशन संचालित किए जाते हैं। और यह है चीन का वो 25,000 टन का बड़ा युद्धपोत जो 800 जवानों के साथ कई तरह के फौजी वाहन, एयर कुशन्ड लैंडिंग क्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर ले जा सकता है। करीब एक हफ्ते पहले ली गई इस तस्वीर में हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए एप्रन एरिया भी साफ दिख रहा है। यहां रनवे पर कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटी भी, प्रशिक्षण की जो गतिविधियां हैं वो भी यहां दिख रही हैं। और कुछ ही दूरी पर एक नई इमारत को बनाने का काम भी चल रहा है। इसका क्या मकसद है यह भी स्पष्ट नहीं है। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, ये भी सैटेलाइट की तस्वीरें हैं। यहां एक कंटेनर ये स्थापित हैं, एक फॉर्मेशन है कंटेनर्स की, और ये आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशंस की ट्रेनिंग में मदद कर सकते हैं। यहां से ऑपरेशंस संचालित किए जा सकते हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस। और अब इस बड़े वाइड शॉट में आप इन सभी चीजों को एक साथ देख सकते हैं। युद्धपोत जो चीन ने वहां तैनात किया है, ये पूरा बेस और प्रशिक्षण की सुविधाएं, तो ये एक नई चुनौती है हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के लिए। और अंत में अब एक नजर डालते हैं चीन के सैटेलाइट और मिसाइल ऑब्जर्वेशन शिप युआन वांग 5 पर। यह युद्धपोत श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर रुका हुआ है। इसके सैटेलाइट और कम्युनिकेशन डिश साफ दिख रहे हैं। और यह युद्धपोत एक ऑयल टैंक फार्म के ठीक बगल में है और लगता है कि जैसे इसमें रिफ्यूलिंग हो रही है। और ये रिफ्यूलिंग ऐसे समय पर, यह तस्वीर ऐसे समय पर आई है जब श्रीलंका के पास अपने नागरिकों की मौलिक जरूरतों के लिए भी ईंधन की भारी किल्लत है। तो ये तस्वीरें, सैटेलाइट से मिली हुई तस्वीरें, चीन की पूरी व्यूह रचना, उसका जो पूरा का पूरा विस्तार है हिंद महासागर इलाके में, ये भारत के लिए एक नई चुनौती की तरह खड़ा हुआ है।
महाराष्ट्र के रायगढ़ में गुरुवार को एक नाव से AK-47 राइफल, कारतूस और दस्तावेज मिलने से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि हरिहरेश्वर तट पर 16 मीटर लंबी ये नाव मिली है। मछुआरों को टूटी फूटी हालत में ये नाव मिली थी। फडणवीस के मुताबिक ये नाव ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हाना लॉन्ड्रगन की है और उनके पति जेम्स हॉर्बर्ट इस नाव के कैप्टन हैं और इसे मस्कत होते हुए यूरोप जाना था। घटना के बाद से महाराष्ट्र पुलिस हाई अलर्ट पर है और फडणवीस ने फिलहाल टेरर एंगल की पुष्टि नहीं की है। मुंबई से करीब 215 किलोमीटर दूर हरिहरेश्वर बीच पर गुरुवार को एक लावारिस नाव तैरती तैरती आ लगी। नाव में 3 AK-47 सहित कई कारतूस मिले। फौरन सुरक्षा एजेंसियां जांच के लिए पहुंच गई। शुक्रवार को यहां दही हांडी है और 10 दिन बाद गणेशोत्सव। उसके पहले मिली इस लावारिस नाव ने एक बारगी सबकी चिंता बढ़ा दी। मैंने यहां पर सम्मानीय राज्य के मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय उनसे रिक्वेस्ट की है और उनसे यहाँ पर हमने डिमांड की है कि इसमें ATS की या फिर स्टेट एजेंसी की एक स्पेशल टीम अपॉइंट होनी चाहिए। अर्जेंट बेसिस पे इस पूरे मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए और दूसरी बात जो है वो नागरिकों की सुरक्षा है। नाव सबसे पहले कुछ मछुआरों ने देखी। मामला सामने आते ही पुलिस ने समुद्री तटों पर सुरक्षा बढ़ा दी। नावों की जांच भी शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि यह नाव एक ऑस्ट्रेलियाई महिला की है। 26 जून को इंजन खराब होने के बाद इस नाव में मौजूद लोगों को बचाया गया था, लेकिन नाव को तब किनारे लाया नहीं जा सका। इस बोट का नाम लेडी हान है। इसकी मालिक एक ऑस्ट्रेलियन महिला है। उस महिला के पति इस बोट के कप्तान है। देखिए, टेरर एंगल के संदर्भ में अभी कोई पुष्टि नहीं मिली है। अभी तक जो जानकारी मिली है उस जानकारी के अनुसार ये ड्रिफ्ट होकर ये बोट आई है, जिसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। किंतु ऐसे मसलों में कोई भी एंगल हम कभी रूल आउट नहीं करते, उसकी पूरी तफ्तीश हम करते रहेंगे। इसी महीने राज्य में पहले दही हांडी और बाद में गणेशोत्सव का त्योहार मनाया जाना है और उससे ठीक पहले नाव पर मिले इन बंदूकों के बाद अब राज्य भर में सुरक्षा और पुख्ता की जा रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। जम्मू कश्मीर में रहने वाले बाहरी लोग भी अब वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाकर वोट डाल सकेंगे। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के इस ऐलान के बाद वहां इसके विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि ये बाहरी वोटों से चुनावों पर असर डालने की कोशिश है। जो फैसला लिया है उसके गलत फैसले की। जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों के वोट करने के अधिकार पर जम्मू में हुआ प्रदर्शन। चुनाव अधिकारी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में वोटर लिस्ट सुधारने के क्रम में 25 लाख नए वोटर जुड़ सकते हैं और बाहर के जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं या रह रहे हैं वो भी वोटर हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन द्वारा लिए गए फैसले का हम विरोध कर रहे हैं और जो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उसके गलत फैसले की कॉपीज को हम चला रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने से पहले जम्मू कश्मीर में सिर्फ स्थायी लोग वोट कर सकते थे, लेकिन अब ये बदल गया है। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक वोट देने के लिए स्थायी निवासी होने की बाध्यता नहीं रही, इसलिए ऐसे कई वोटर बड़ी तादाद में सूची में जुड़ेंगे। एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। तो एक वो भी बड़ी तादाद में लोग अब आ सकते हैं अपना वोट दर्ज कराने। चीफ इलेक्शन ऑफिसर इस ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में काफी हलचल है। विपक्ष का आरोप है कि ये बाहरी वोटों से चुनावों पर असर डालने की कोशिश है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर हैं, उन्होंने एक नया फरमान जारी किया और जिसकी वजह से जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स, उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर।
बीजेपी इसे विपक्ष का नाटक बता रही है। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला और कुछ कश्मीर के घिस चुके, पिट चुके और एक राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे राजनेताओं ने एक माहौल, एक बहुत बड़ा बवाल क्रिएट करने की कोशिश की है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल से राजनीतिक प्रक्रिया को जैसे निलंबित किया गया है, किसी को मालूम नहीं कि इलेक्शन कब होंगे, लेकिन इससे पहले ही जमहूरियत और इलेक्शन के सवालिया खड़ा हुए हैं। पहले परिसीमन के विवाद हुआ, जहां आबादी के बजाय किसी और चीज़ को नज़र में रख के सीटों का बंटवारा किया गया। अब इलेक्टोरल रोल्स का रिवीजन है, जिस पर एक और विवाद खड़ा हुआ। श्रीनगर से नजीम मुस्लिम, एनडीटीवी न्यूज़ के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के पहुंचने की खबर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई पहुंची है और खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। तो अब इस वक्त की खबर सामने आ रही है, जहां पर ये खबर है कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, उनके घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है और इसकी जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी है, जिसमें उन्होंने इस बारे में बताया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। शरद हमारे साथ हैं। शरद, क्या जानकारी और मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले महीने दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी थी उसमें ये पाया था, उनका प्राइमरी पैसे ये मानना था कि इसमें कहीं ना कहीं जो है अनियमितताएं हैं और भ्रष्टाचार का आरोप उन्होंने इसमें लगाया था और सीबीआई जांच की सिफारिश जो है इसमें की थी। तो उसी के बाद से ये अटकलें लग रही थी कि क्योंकि जब उपराज्यपाल ने, यानी कि एक तरह से जो दिल्ली की सरकार है उसने ही जांच की सिफारिश की है, तो सीबीआई इसमें जांच जरूर करेगी। तो लगभग 1 महीने बाद, ये 1 महीने पहले हुआ था, ये 1 महीने बाद अब मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं और जो एक्साइज डिपार्टमेंट था मनीष सिसोदिया ही संभाल रहे थे। तो अब जो है उसी मामले में माना जा रहा है कि उसी मामले के अंदर सीबीआई आई है और संभव है कि अभी सीबीआई जो आई है वो पूछताछ करेगी और जो उसके सवाल हैं वो मनीष सिसोदिया से किए जाएंगे कि ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उनके क्या वो जानते हैं इस बारे में। तो ये डिटेल्स अभी हैं। फिलहाल मनीष सिसोदिया का ये कहना है कि वो जांच में पूरा सहयोग करेंगे। तो अभी जो है ये माना जा रहा है कि अगर सीबीआई आई है तो संभव है कि सीबीआई ने इस मामले में कोई पीई, जिसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कहते हैं, या एफआईआर, ये कुछ दर्ज की होगी, जिसके बाद ये जो जांच का सिलसिला है ये शुरू हुआ है। तो ये अभी शुरुआत है। अभी ये देखना होगा कि अगर ये पूछताछ हो रही है तो ये कब तक हो रही है और क्या सीबीआई ये अगर पाती है कि वो संतुष्ट नहीं है तो क्या गिरफ्तारी भी कर सकती है। वो थोड़ा हो सकता है तो अभी ना हो, लेकिन फिलहाल जब अगर सीबीआई आई है तो शुरुआती दौर में पूछताछ होती है, प्रक्रिया यही होती है कि पूछताछ होती है और उसके बाद अगर सीबीआई ये पाती है कि सबूत हैं और गिरफ्तारी की जा सकती है तो ये जो है आगे होता है। लेकिन फिलहाल अभी पूछताछ मनीष सिसोदिया से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री से चल रही है, जिसकी अटकलें पिछले 1 महीने से लग रही थी। आज वो अटकल जो है बिल्कुल सही साबित हो गई है कि मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंच गई है। शरद, थोड़ा इस मामले को भी आप समझाइए दर्शकों को, क्योंकि हमने देखा था पिछले वक्त में काफी आरोप भी लगे थे, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाए गए थे कि किसकी तरफ से गड़बड़ी हुई इस एक्साइज पॉलिसी में, और अब यहाँ पर क्योंकि सीबीआई इस मामले को अब देख रही है, पहुंच गई है, तो इसके बारे में भी थोड़ा आप समझाइए। देखिए, हुआ ये था कि दिल्ली सरकार ने 2021-22 में एक नई एक्साइज पॉलिसी यानी नई शराब नीति लागू की थी, जिसमें दिल्ली सरकार का ये कहना था कि एक तो दिल्ली के अंदर जो शराब की दुकानें हैं वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि कुछ जगह ऐसी हैं जैसे सेंट्रल दिल्ली हैं, यहाँ पर शराब की दुकानें बहुत सारी हैं, लेकिन जो बाहरी दिल्ली का इलाका है वो सारा ड्राई एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से अवैध शराब वहां पर बिकती है। तो जो नई शराब नीति बनाई गई उसमें ये कहा गया कि दिल्ली में लगभग हर इलाके में आपको दुकान मिलेगी, लेकिन ये नहीं होगा कि एक ही इलाके में सारी दुकानें जो हैं कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए। तो एक नई तरह से जो है इस नीति को बनाया गया। ये भी इसमें कहा गया कि दुकानें जो हैं वो जैसे अभी हुआ करता था, सरकारी दुकान हुआ करती थी, प्राइवेट दुकान हुआ करती थी, तो ये कहा गया कि अब सरकारी दुकान नहीं होगी, साथ में जो दुकानें होंगी भी वो मॉल की तरह होंगी, यानी बाहर खड़े होकर वहां कोई शराब जो है नहीं खरीदता हुआ
दिखाई देगा। तो ये एक नई तरह की पॉलिसी जो है दिल्ली सरकार लेकर आई थी, लेकिन इसके अंदर जो आरोप लगा वो ये था कि एक तो 144 करोड़ रुपए की जो लाइसेंस फीस थी वो वेव ऑफ की गई, और इसमें जो है ये आरोप लगाया गया कि ये जो है कहीं ना कहीं कनेक्शन है जिसकी वजह से यहाँ फीस माफ की गई है, और कहीं और जो है जो लाइसेंस धारक हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो है कुछ क्विड प्रो को हुआ है, जिसकी वजह से 144 करोड़ की लाइसेंस फीस जो है वो वेव ऑफ की गई है। 30 करोड़ का एक आरोप है कि जो लाइसेंस धारक था, जिसको लाइसेंस किन्हीं कारणों से शर्तें पूरी करने की वजह से नहीं मिल पाया, तो उसको 30 करोड़ रुपए क्योंकि लाइसेंस नहीं मिल पाया, शर्तें पूरी नहीं हो पाई, तो लौटा दिए गए। और एक तीसरा आरोप ये लगाया गया कि 50 रुपए की विदेशी शराब पर छूट दी गई। तो ये मुख्य आरोप लगाए गए, और इसी के तहत जो है सीबीआई को जो है ये जांच लगभग महीने भर पहले की बात है, 21-22 जुलाई की बात है, जब उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी थी। आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये जो है क्योंकि आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है, इस वजह से जो है ये केस बनाने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन वो जो है किसी भी तरह की बीजेपी के जो डराने के तरीके हैं, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, उससे नहीं डरते हैं। आपको याद होगा कि कोई पहली बार नहीं है जब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं शरद अपने ट्वीट में, जिन्होंने ट्वीट किए हैं वो भी बता देते हैं। शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। तो मनीष सिसोदिया ने इस की जानकारी देते हुए ट्वीट किए थे, वो भी आपको बताते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया है। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, जांच में पूरा सहयोग देंगे ताकि सच जल्द सामने आ सके, और अभी तक मुझ पर कई केस किए गए लेकिन कुछ भी नहीं निकला, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। देश में अच्छी शिक्षा के लिए मेरा काम रोका नहीं जा सकता है। और इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया ट्वीट में कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान हैं, इसलिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री को पकड़ा है ताकि शिक्षा स्वास्थ्य के अच्छे काम को रोका जा सके। हम दोनों के ऊपर झूठे आरोप हैं, कोर्ट में सच सामने आ जाएगा। तो ये ट्वीट जो है मनीष सिसोदिया की तरफ से किए गए हैं। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिनके घर पर सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंची है। मुकेश हमारे साथ है, उनके पास भी चलते हैं। मुकेश, बताइए आपके पास क्या जानकारी मिल पा रही है सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर? मुकेश हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश, अगर आप सुन पा रहे हैं तो क्या जानकारी सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर मिल पा रही है? मामला दर्ज किया गया है, अभी पूछताछ के लिए सिर्फ वहां पर पहुंचे हैं? चलिए, मुकेश शायद संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, उनके पास दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप यहां पर देखिए इस वक्त की जो खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है। और जैसे कि शरद भी आपको बता रहे थे अब से थोड़ी देर पहले, ये एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो है मामला है, जिसमें अनियमितता को लेकर आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे, और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी हालांकि उपराज्यपाल को लेकर आरोप लगाए गए थे कि आखिरी वक्त पर जो है शर्तें बदली गई थी, उसकी वजह से जो है राजस्व का नुकसान हुआ। तो तमाम मामला जो है आगे बढ़ा। इससे पहले 1 महीने पहले करीब सीबीआई जांच की सिफारिश इस मामले को लेकर एलजी की तरफ से की गई थी, और अब सीबीआई यहां पर पहुंची है मनीष सिसोदिया के घर पर, जिसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी। हालांकि ट्वीट में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं और जांच में सहयोग करेंगे, और क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं इसलिए जो है हमें परेशान करने की कोशिश जो है की जा रही है। इस तरीके का संदेश उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए यहाँ पर दिया है। और 3 ट्वीट उन्होंने किए जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि सीबीआई की टीम जो है उनके घर पर पहुंची है, जिसमें उन्होंने लिखा कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत करते हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं और लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची है। यहां पर मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं एक बार फिर से। मुकेश, क्या जानकारी मिल पा रही है सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर? पूछताछ के लिए वहां पर पहुंचे हैं, मामला दर्ज किया है?
नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। आपको बता दें कि उनके घर पर सीबीआई टीम पहुंची और खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। सीबीआई की 20 जगहों पर रेड इस वक्त चल रही है। मनीष सिसोदिया के घर समेत 20 जगहों पर ये छापे किए जा रहे हैं। आबकारी नीति को लेकर ये रेड चल रही है। एक्साइज विभाग के कई अफसरों के यहां पर भी ये छापेमारी चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची है और खुद ट्वीट किया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने और उस पर रीट्वीट एक कोट ट्वीट किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शरद शर्मा इस वक्त हमारे साथ है ज्यादा अपडेट के साथ। शरद, क्या जानकारी मिल रही है? खुद ट्वीट कर जानकारी दे रहे हैं उप मुख्यमंत्री, उनके घर पहुंची है सीबीआई की टीम। जैसा कि हम जानते हैं कि लगभग 1 महीने पहले की बात है जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने जो दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी थी उसके मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। और क्योंकि जो एक्साइज डिपार्टमेंट शरद, कुछ सेकंड के लिए मैं आपको रोक रही हूँ। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है मनीष सिसोदिया के घर, जांच कर रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ये पहली बार नहीं है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ सीबीआई या ईडी की जांच हुई है। इसके पहले कई बार ये लोग इस तरह का प्रयास कर चुके हैं, निकला आज तक कुछ नहीं। आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा हुआ था, उप मुख्यमंत्री के घर पे पहले भी सीबीआई का छापा हुआ था। मसला ये है कि दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल से आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बौखलाई हुई है। जिस तरीके से आज पूरी दुनिया में लोकप्रियता बढ़ रही है दिल्ली के शिक्षा मॉडल की, कल न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष सिसोदिया की पहले पेज पे फोटो छपती है और आज उनके घर में सीबीआई पहुंच जा रही है। पूरी दुनिया में जिस शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है उस पे आप सीबीआई की जांच करा रहे हैं। संजय जी, यहाँ पर शिक्षा वाला कुछ नहीं। बिल्कुल, यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की बात नहीं, यहाँ पर एक्साइज डिपार्टमेंट भी उनके पास था और एक्साइज पॉलिसी में जो खामियां थी उसको जांच को लेकर ये छापेमारी चल रही है। देखिए, एक मकसद है नरेंद्र मोदी जी का कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ जांच कराओ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच कराओ। उनकी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई है केजरीवाल के खिलाफ, उनकी लड़ाई है विपक्ष के खिलाफ। सबके ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ रहे हैं। आप बताइए, जहां पे 100 लोगों की जान चली गई गुजरात में जहरीली शराब से, कोई ईडी, कोई सीबीआई, कोई जांच हुई उनकी? तो ये दोहरा मापदंड है इनका। किस प्रकार से ये देश को चला रहे हैं लोग देख नहीं रहे हैं। जिस शिक्षा मंत्री की पूरी दुनिया में लोकप्रियता है, जिस शिक्षा मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, आप उसके घर पे छापे डलवा रहे हैं सीबीआई के। आप डलवाइए छापे। जी संजय जी, यहाँ पर हमने अरविंद केजरीवाल का वो ट्वीट भी देखा है, जो बात आप भी कर रहे हैं यहाँ पर कि पूरा सहयोग करेगी टीम जो है, और यहाँ पर खुद जो है सिसोदिया जी ने भी ट्वीट किया है और सहयोग की बात की है। पहले भी कई बार रेड हुई है और निकला कुछ नहीं, ये अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं। तो इसमें दिक्कत क्या है? रेड हो जाने के बाद जब निकला कुछ नहीं है और बेखौफ हैं आप, तो रेड हो जाने दीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बात आप लोग बहुत आसानी से कह देती हैं, अच्छी बात है, सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर यही चीज, यही फॉर्मूला नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लागू हो कि उन पे 10 FIR हो जाए, रोज उनकी जांच होती रहे, तो सारे देश का काम छोड़ के वो थाने में घूमते रहे। मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा पे काम करें या रोज अपनी फर्जी जांच करवाते रहे, बेबुनियाद जांच करवाते रहे, बेबुनियाद मुकदमे आप लिखते रहिए। एक शिक्षा मंत्री जो देश के लिए, दिल्ली के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहता है, एक मॉडल दुनिया को देना चाहता है, उसको आप जांचों में उलझा रही है और फिर कहिए कि कुछ किया तो है नहीं आपने, जांच होने दीजिए। तो जांच होने दीजिए, वो बात ठीक है आपकी, मैं इससे सहमत हूँ, जांच करिए आप, आपको कॉपरेट भी हम करेंगे। निकला पहले भी कुछ नहीं, निकलेगा अब भी कुछ नहीं। लेकिन इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी सरकार का एक असली चेहरा पूरे देश के सामने आ रहा है कि उनकी लड़ाई दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, उनकी लड़ाई है केजरीवाल से, उनकी लड़ाई है विपक्ष से। जी संजय जी, आप यहाँ कह रहे हैं उनकी लड़ाई है विपक्ष से, तो उस लड़ाई को लड़ने के लिए किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की हुई है?
क्योंकि ये भविष्य में एक रणनीति इसके लिए जाहिर सी बात है आप लोगों को बनानी होगी फिर। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लेकिन डेमोक्रेसी में जनता मालिक होती है। पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से बदले की भावना से काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। उनको लोग जवाब देंगे। हम तो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। हम हर, जैसे पंजाब भी आज देखिए मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना वहां भी शुरू हो गया। दिल्ली की लोकप्रियता, आप सोचिए जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया की फोटो छप रही है, दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा हो रही है, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल के मॉडल की चर्चा हो रही है, दूसरे दिन सीबीआई पहुंच जा रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं आप दुनिया को? क्या बताना चाहते हैं आप? ठीक ऐसे तानाशाही से आप शासन चलाएंगे? चलाइए। तो यहाँ पर देखना ये होगा, सीबीआई यहाँ पर जांच करने के लिए पहुंची है, छापेमारी चल रही है। संजय सिंह हमारे साथ थे जो साफ तौर पर कह रहे थे ये एक तरह से तानाशाही है और विपक्ष को निशाने की बनाने की एक कोशिश है और इसमें पूरा सहयोग करेगी उनकी टीम जिस तरह से छापेमारी कर रही है। तो यहाँ पर संजय सिंह आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ ये तमाम चर्चा की। हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर भी हमारे साथ है। मुकेश, इस छापेमारी से जुड़ी आपके पास क्या जानकारी? देखिए, यही जो छापेमारी है ये आबकारी नीति 2021 और 22 को लेकर चल रही है, जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छापेमारी हो रही है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं। उनके घर पर मथुरा रोड पर रेड चल रही है। इसके अलावा कई एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। इसके अलावा कई शराब कारोबारी हैं जिनको इस आबकारी नीति के तहत लाइसेंस दिए गए थे, उनके ठिकानों पर भी रेड चल रही है। दरअसल आरोप ये था, जो दिल्ली की चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट में था, कि टेंडर देने की प्रक्रिया में कई खामियां थी। इसके अलावा जो शराब कारोबारी थे उनको 144 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया। साथ में ये भी कहा गया कि जो शराब कारोबारी थे उनको 3 काम दे दिए गए। वो खुद शराब बनाएंगे, वही बेचेंगे और फिर उनकी दुकानें होंगी और शराब चेक भी वही करेंगे। तो इस तरह की पॉलिसी को लेकर जो दिल्ली के एलजी हैं उन्होंने जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे रिपोर्ट मांगी थी और इस रिपोर्ट के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। और सीबीआई ने जो जानकारी मुझे मिल रही है कि अब इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है और केस दर्ज करने के बाद आज सुबह से छापेमारी शुरू की है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम के अलावा 20 जगहों पर ये छापेमारी चल रही है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल ने आबकारी विभाग के 11 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था, जिसमें उस समय के आबकारी कमिश्नर के अलावा डिप्टी कमिश्नर भी शामिल थे। तो बड़ी कार्रवाई की थी एलजी ने, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर जो सीबीआई है वो 20 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम के अलावा कई शराब कारोबारी हैं और कई आबकारी अधिकारी जो पूर्व में रहे हैं उनके खिलाफ जो है ये रेड चल रही है। तो अभी रेड शुरू हुई है, रेड में क्या कुछ मिलता है, क्या जानकारी बाद में आती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल सीबीआई ने आज सुबह से दिल्ली के डिप्टी सीएम समेत 20 जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। जी मुकेश, यहाँ पर हम आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से बात कर रहे थे। वो हालांकि कह रहे थे कि विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। इससे पहले भी रेड हुई है, खुद उप मुख्यमंत्री के यहाँ पर हुई है और रेड में निकलता कुछ नहीं है। आप जो केस की बात कर रहे हैं सीबीआई ने दर्ज किया है, उस केस के तहत किन धाराओं के तहत ये केस दर्ज किया गया है और क्या मामला ये पूरा बनेगा? देखिए, इसमें अभी क्या सेक्शन लगाए हैं ये भी साफ नहीं है और इसमें कौन कौन आरोपी हैं ये भी अभी साफ नहीं है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर ये पूरा केस दर्ज किया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन ये बात तय है कि चूंकि जो आबकारी विभाग है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास है, तो उनके यहाँ रेड भी चल रही है। तो निश्चित तौर पर जो पूरा जिम्मेदारी है इस पूरे विभाग में टेंडर देने की प्रक्रिया से लेकर दुकानें खुलवाने तक की, वो मनीष सिसोदिया के नाम पर ही जाएगा। तो मेरे जो जानकार हैं उनके मुताबिक मनीष सिसोदिया इस केस में आरोपी होंगे, साथ में बाकी जो आबकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया होगा। जैसा मैंने कहा कि अभी ये पता नहीं कि किसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। सीबीआई ने केस दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई शुरू की है और इसमें जो आबकारी पॉलिसी 2021-22 है उसको लेकर ये पूरा मामला है, जिसमें 11 आबकारी अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं और दिल्ली सरकार ने भी पुरानी जो आबकारी पॉलिसी है जिसको लेकर विवाद हो रहा है उस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया है। ये पॉलिसी अगले महीने यानी कि ये पॉलिसी अभी 31 अगस्त तक लागू रहेगी। उसके बाद 1 सितंबर से एक नई पॉलिसी जो पुरानी पॉलिसी थी वो लागू हो जाएगी और जो सरकारी दुकानें हैं शराब की वो खुल जाएंगी। जैसा मैंने पहले कहा कि
जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस जो नई पॉलिसी लागू की गई थी उस पॉलिसी में कई खामियां थी, जिसमें टेंडर की प्रक्रिया थी उसमें कई खामी थी। जो आरोप ये भी है कि जो शराब कारोबारी हैं 4 से 5 प्लेयर थे, वो भी पंजाब के लोग थे, उनको फायदा पहुंचाया गया और शराब की टेंडर देने की प्रक्रिया में कई खामियां बरती गई। इस तरह के एलिगेशन हैं और इन्हीं एलिगेशन के बेसिस पर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी, जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया और सीबीआई आज 20 जगहों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें मनीष सिसोदिया के अलावा कई शराब कारोबारी हैं, कई जो आबकारी विभाग के अफसर हैं उनके यहाँ छापेमारी चल रही है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो मामला है ये आबकारी नीति 2021-22 को लेकर ये पूरा जो मामला है उसी को लेकर ही छापेमारी चल रही है। जी मुकेश, आप हमारे साथ बने रहें। शरद शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, यहाँ पर आपने मुकेश को भी सुना और हमने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से भी बात की। आप ये बताएं कि ये टीम अब वहां मनीष सिसोदिया के घर पर पहुंची हुई है और आपसे ये भी समझना चाह रहे हैं क्योंकि एक सरकार की एक पॉलिसी थी, ये इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि ये इस महीने तक लागू रहने वाली है, फिर वापस से पुरानी पॉलिसी आ जाएगी। और यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं संजय सिंह और आम आदमी पार्टी की ये विपक्ष को निशाने पर लिया जा रहा है। और जबकि उनसे मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर आप पाक साफ हैं, इस तरह की रेड होती है तो हो जाने दीजिए, उसमें डर किस बात का? देखिए, ये तो पहले से ही लग रहा था कि जिस तरह से जांच की सिफारिश की गई थी एलजी की तरफ से, तो ये तो लग ही रहा था कि सिफारिश हो गई है तो अब कभी भी सीबीआई रेड हो सकती है। और पिछले 2-3 दिन से ये अटकलें लग रही थी कि ये रेड आज होगी या कल होगी, तो वो सही साबित हुई है। लेकिन जहां तक पॉलिसी की बात है तो जब तक जांच नहीं हो जाती और मामला कोर्ट में जाता, क्योंकि केवल जांच काफी नहीं है, क्योंकि जांच भी जो है उस पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं, पक्षपात के आरोप लग रहे हैं और ये आरोप लग रहे हैं कि जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है केंद्र में, वो जांच एजेंसियों का जो है गलत इस्तेमाल कर रही है और ये पहले से भी आरोप लगते रहे हैं। तो जब तक कोर्ट में इस पर चर्चा नहीं हो जाती या कोर्ट इसको एग्जामिन नहीं करता, तब तक हम नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी पॉलिसी जो होती है वो सरकार बहुत सारी चीजें देखकर बनाती है और उसको हम केवल उसका एक पक्ष अगर उठा लें तो उससे हम ये तय नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। तो इसीलिए उसका तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक बात है कि ये बात सही है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर पाक साफ है तो आप इंतजार कीजिए, लेकिन ये भी बात है कि खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि देश के अंदर जो प्रक्रिया है वही पनिशमेंट है। तो ये भी एक बात है और केवल ये भी हमें देखना होगा कि जहां एक तरफ आरोप है, आरोप से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अगर आरोप लगे हैं तो जांच तो होगी ही, देश ऐसे चलता है, सिस्टम ऐसे ही चलता है। लेकिन ये भी जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि सारे भ्रष्टाचारी या सारी जो रेड्स हो रही हैं, चाहे वो सीबीआई की हो चाहे वो ईडी की हो, ये केवल विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रही है? क्या ये यहाँ सवाल वाकई में खड़े होते हैं कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही ये सारी रेड और इस तरह की जांच क्यों हो रही है? शरद, यहाँ पर पहले भी अंदेशा जता चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री की मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का अंदेशा उन्होंने जताया था। अब सीबीआई की रेड हो रही है, यहाँ टीम उनके घर पहुंच चुकी है, क्या इस तरह की कोई संभावनाएं दिख रही हैं? देखिए, संभव है। पहली बात तो अभी सीबीआई पहुंची है और ये रेड है। रेड के दौरान उनके घर में सारी तलाशी ली जाएगी, देखा जाएगा कि क्या कुछ ऐसा है जिसको सीबीआई सबूत के तौर पर जब्त कर सकती है या सबूत के तौर पर ये चीज आगे काम आ सकती है। पहले तो ये है। साथ में फिर मनीष सिसोदिया से पूछताछ होगी और पूछताछ में उनसे पूछा जाएगा इस पूरी पॉलिसी के बारे में, कौन कौन प्लेयर्स थे, आपने किस तरह से ये नीति क्यों लागू करी, आपने पहले जो सरकारी दुकानें थी उनको क्यों खत्म किया, जो कि पॉलिसी थी, तो वो सारी पूछी जाएगी। और उसके बाद में जब सीबीआई ये पाएगी कि वो जवाब से संतुष्ट नहीं है या फिर पर्याप्त सबूत उसके पास मौजूद हैं, ये साबित करने के लिए कि हाँ भ्रष्टाचार हुआ है और खुद एक्साइज मिनिस्टर रहते हुए मनीष सिसोदिया का इसमें लिंक हो सकता है, तब जाकर जो है गिरफ्तारी की बात आएगी। फिलहाल अभी ये रेड चल रही है और कई घंटे ये देखा जाता है कि जब एक बार रेड शुरू होती है तो कई घंटों तक ये रेड चलती है। तो अभी इंतजार करना होगा कि इस रेड में क्या कुछ निकल के आता है और क्या सीबीआई ऐसे ही केवल डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जब्त करके चली जाती है या फिर हो सकता है कि उनको पूछताछ के लिए अपने पास बुलाए या फिर दोबारा आए।
ये सब हमें इंतजार करना होगा कि एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर क्या होता है। क्या मनीष सिसोदिया को आज ही सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है या फिर पूछताछ का सिलसिला अभी कुछ लंबा चलेगा? पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा या क्या कोई गिरफ्तारी की भी आशंकाएं हैं, इस पर अभी नजर बनी रहेगी। शरद, आप हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन हम वो ट्वीट दिखाते हैं जिसकी चर्चा संजय सिंह ने भी की थी और अरविंद केजरीवाल ने भी वो ट्वीट किया है। दरअसल आज ये जो ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल का, उन्होंने एक न्यूयॉर्क टाइम्स की एक फोटो है जिसमें मनीष सिसोदिया नजर आ रहे हैं और दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बच्चों को किस तरह से दी जा रही है ये भी दिखा है। ये आप वो ट्वीट देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में, जिसमें बच्चे क्लासरूम के अंदर दिख रहे हैं और उसके नीचे आपको दिखाई देगी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री भी हैं मनीष सिसोदिया। इसको हम ऊपर स्क्रॉल करके जब दिखाएंगे तो नीचे मनीष सिसोदिया की तस्वीर दिखेगी। अरविंद केजरीवाल ट्वीट कर रहे हैं कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, ये वो तस्वीर है, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच रेड हुई, कुछ नहीं निकला, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है, इसे ये रोकना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारी। 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की उसे रोका गया, इसलिए भारत पीछे रह गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे। शरद, इस ट्वीट के बारे में भी थोड़ा बताएं। शरद हमारे साथ जुड़ेंगे तो यहाँ पर ये वो तस्वीर है न्यूयॉर्क टाइम्स की जो अखबार में छपी है फ्रंट पेज पर। दिल्ली में जो शिक्षा का मॉडल है उसकी तारीफ हुई है। उप मुख्यमंत्री जो कि शिक्षा मंत्री भी हैं उनकी भी यहाँ पर तारीफ हुई है और एक मॉडल के तौर पर दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और इसी संबंध में दूसरी तरफ हम देख रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो कि एक वक्त में आबकारी विभाग मंत्रालय भी उनके पास है, उसको लेकर सीबीआई ने रेड डाली है, उनके घर पहुंची है, पूछताछ यहां पर की जाएगी। क्या कुछ निकलेगा इस रेड में, इसको लेकर क्या कुछ सियासत हो रही है, समझने की हम अपने तमाम सहयोगियों से कोशिश भी करेंगे और इस पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त ले लेते हैं एक छोटे से ब्रेक। और इस वक्त हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आप दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पर मौजूद है, वहां क्या चल रहा है पहले वो जानकारी दें, फिर आपसे चर्चा करेंगे। शरद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अरे वो हमारे शरद से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनका वीडियो हमें मिल रहा है लेकिन शायद आवाज़ हमारी नहीं पहुंच रही है। लेकिन हम हमारे दर्शकों को बता दें जो अभी हमसे जुड़े हैं, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची है और 21 जगहों पर रेड चल रही है। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आप वहां पर उप मुख्यमंत्री के घर के बाहर ही मौजूद है, अंदर क्या चल रहा है, क्या लेटेस्ट अपडेट आपके पास? देखिए, मथुरा रोड पर ये AB 17 नंबर है जो मनीष सिसोदिया का घर है। यहाँ पर अभी सीबीआई सुबह सुबह यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ की आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है मनीष सिसोदिया का घर और जब सीबीआई रेड चलती है तो कोई भी आवाजाही जो है उस दौरान नहीं चलती है और फिलहाल यहाँ पर एक तरह का सन्नाटा दिखाई दे रहा है। संभव है कि अंदर जो है सीबीआई के अधिकारी हों और इसीलिए जो है कोई भी आवाजाही जो है आमतौर पर जो इस समय यहाँ पर होती है, क्योंकि सुबह के समय से ही लोगों का आना जाना उप मुख्यमंत्री के घर पर शुरू हो जाता है, तो अभी फिलहाल किसी भी तरह की आवाजाही जो है यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया के घर के अलावा जो तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर थे उनको भी उनके घर पर भी इस समय सीबीआई की रेड चल रही है। तो कुल 21 जगहों पर बताया जा रहा है कि सीबीआई रेड कर रही है और आरोप जैसा कि हमने पहले बताया, ये देखिए, ये उप मुख्यमंत्री गाड़ी है जो आज घर से बाहर नहीं निकली है क्योंकि इस समय पर रेड चल रही है और उप मुख्यमंत्री बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक कि ये पूछताछ पूरी ना हो जाए, जब तक कि सीबीआई आज की अपनी कार्रवाई खत्म ना कर ले, तब तक ये जो गाड़ी है जो मनीष सिसोदिया की या जो खुद मनीष सिसोदिया हैं वो उनको आज घर पे ही रहना होगा और तब तक वो फिलहाल किसी से बात नहीं कर सकते हैं। जया
जी शरद, आप हमारे साथ बने रहे। नीता शर्मा हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नीता, यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से छापेमारी चल रही है और मथुरा रोड का वो घर भी दिखाया शरद ने जहां उप मुख्यमंत्री अंदर मौजूद है, पूछताछ उनसे चल रही है। यहाँ एक्साइज पॉलिसी की बार बार बात हो रही है। 9 महीने पहले ही इसको लागू किया गया, 30 अगस्त के बाद ये वापस ले ली जाएगी, पुरानी पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस पॉलिसी को लेकर किस तरह की वित्तीय अनियमितताएं लग रही हैं जिसको लेकर ये छापेमारी चल रही है? इसमें जो सीबीआई का सिंपल केस है कि जो एक्सचेकर को उन्होंने लॉस पहुंचाया है, ये पॉलिसी लेकर आकर उनका कहना है कि मैलिफाइड इंटेंशन से दिल्ली सरकार के जब ये पॉलिसी लेकर आए, 3 चीजों पर उनकी जो ज्यादा प्रॉब्लम है उसको लेकर है। पहली जो है, जो चीफ सेक्रेटरी ने इस मामले में जांच की थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें बोला था जांच करने के लिए, जो चीफ सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के मुख्यमंत्री को सौंपी थी, उसके मुताबिक 2-3 बिंदु थे जिसके ऊपर लेकर गड़बड़ी के आसार नजर आ रहे थे। एक तो ये था कि ह्यूज लॉस जो है वो एक्सचेकर को हुआ था और साथ में जो डिसीजंस थे चीफ सेक्रेटरी का कहना था वो सिसोदिया ने बिना कैबिनेट को अप्रूवल लिए हुए वो डिसीजन जो है वो ले लिए थे। और रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट पास फी, जो बियर है, इंपोर्टेड बियर, उसके ऊपर की गई थी, जिसके कारण रिवाइजिंग द कैलकुलेशन ऑफ रेट्स ऑन फॉरेन लिकर के कारण एक्सचेकर को नुकसान हुआ था। दूसरा बड़ा बिंदु उन्होंने जो हाईलाइट किया था, उन्होंने कहा था कि जो नंबर ऑफ ड्राई डेज हैं, पहले 2021 में 21 ड्राई डेज थे, लेकिन इन्होंने रिड्यूस करके 3 ड्राई डेज जो हैं वो कर दिए थे। जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, तो उन्होंने 11 ऑफिशियल्स को जो है वो सस्पेंड भी किया था, जो दिल्ली विभाग से जुड़े हुए थे, दिल्ली एक्साइज से जुड़े हुए थे, जिसमें दिल्ली के एक्साइज कमिश्नर मिस्टर जो हैं कृष्णा और साथ में जो डेप्यूटी एक्साइज कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी सीरियस लैप्सेस के ऊपर, क्योंकि वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, इसके कारण उन्हें सस्पेंड भी किया गया था। दिल्ली की जो गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी है, अब नई पॉलिसी के तहत 468 लिकर शॉप जो हैं उन्हें लाइसेंसेस दिए गए थे, लेकिन अब क्योंकि अब ये पुरानी लिस्ट लिकर लाइसेंस पे जा रहे हैं, तो ये सारी जो शॉप्स हैं वो शट कर दी जाएंगी। सीबीआई का कहना है कि वो 21 जगहों पर छापामारी कर रही है जो दिल्ली और एनसीआर में हैं, जिनमें 4 पब्लिक सर्वेंट्स भी हैं, जिनमें एक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब हैं और साथ में जो तब के एक्साइज कमिश्नर हैं वो भी शामिल हैं, और टोटल 4 पब्लिक सर्वेंट्स हैं और बाकी निजी लोग हैं जिनके ऊपर फिलहाल छापामारी चल रही है। जी नीता, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आपके पास हम वापस लौटते रहेंगे। तो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है। पूर्व आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्णा के घर पर भी इस वक्त रेड चल रही है। कुल 21 जगहों पर सीबीआई रेड कर रही है, जिसमें 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो इस वक्त हम बड़ी खबर बता दें, मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के घर पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई है। मथुरा रोड पर उनका घर है, सीबीआई की टीम वहां पर है। मनीष सिसोदिया घर के अंदर ही हैं। आपको ये भी बता दें कि खुद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी दी है। और इसके अलावा कुल 21 जगहों पर छापेमारी यहां पर चल रही है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें मनीष सिसोदिया का भी नाम है। आबकारी कमिश्नर ए गोपी कृष्णा के घर भी रेड चल रही है। 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में इस वक्त रेड चल रही है मनीष सिसोदिया के घर समेत। आबकारी पॉलिसी को लेकर ये रेड है। एक्साइज विभाग के कई अफसरों के यहां पर भी ये रेड है। आप ट्वीट भी देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया ने आज खुद ट्वीट कर ये इस बात की जानकारी दी कि सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में जो अच्छा काम करता है उसे इसी तरह परेशान किया जाता है, इसीलिए हमारा देश अभी तक नंबर 1 नहीं बन पाया। और एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ये लोग दिल्ली की शिक्षा और स्वास्थ्य के शानदार काम से परेशान है। और ये आप देख रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ट्वीट। उन्होंने लिखा है कि
ये वो ट्वीट है जिसमें लिखा है मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कह रहे हैं और साथ ही कहा है कि आज यूएस के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने फ्रंट पेज पर उनका फोटो छापा और आज ही मोदी जी ने उनके घर सीबीआई भेज दी। ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा। इसी तरह का ट्वीट जो है खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किया है जिसमें कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आज फोटो छपी है एक क्लासरूम में बच्चे पढ़ते हुए, दिल्ली के शिक्षा मॉडल का उसमें जिक्र है। साथ ही मनीष सिसोदिया की तस्वीर है। ये वो ट्वीट है मुख्यमंत्री का जिसमें वो लिख रहे हैं कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने सीबीआई भेजी। सीबीआई का स्वागत है, पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जांच और रेड हुई है, कुछ नहीं निकला है। तो ये हम ट्वीट देख रहे हैं और यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीबीआई अपनी कार्यवाही कर रही है। 21 जगह पर ये छापेमारी चल रही है। 4 पब्लिक सर्वेंट भी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके यहाँ पर भी ये रेड चल रही है। इसके अलावा एक्साइज कमिश्नर जो रह चुके हैं उनके यहाँ भी ये रेड चल रही है। पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले भी जो रेड हुई है उसमें निकल कर कुछ नहीं आता है और दिल्ली के अच्छे कामों को रोकने के लिए ये सब किया जा रहा है। ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने किया है कि शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारी, 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की उसे रोका गया, इसीलिए भारत पीछे रह गया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विजय जॉली जी जो कि बीजेपी की तरफ से हैं और जैस्मिन शाह वो हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के जो हैं प्रवक्ता हैं जैस्मिन शाह, उनसे बात करते हैं। इस रेड से जुड़ी क्या आपके पास जानकारी मिल रही है और क्या कहेंगे इस रेड को लेकर, सीबीआई जो रेड कर रही है अभी? देखिए, सीबीआई, ईडी, केंद्र की जितनी भी तमाम एजेंसीज हैं उन सबका स्वागत है। पिछले 7 सालों से 150 से ज्यादा ऐसी रेडें हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी के लीडर्स पर। एक भी केस उनका नहीं टिक पाया है कोर्ट्स के सामने। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स, यूएस का सबसे ज्यादा रेप्यूटेड पेपर, ने पहली बार भारत में सरकारी स्कूलों की वाहवाही करी हो, अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी की स्कूल, जो दिल्ली सरकार की स्कूल है, उसकी जब वाहवाही करी हो, और उससे ठीक कुछ दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जब लॉन्च किया था कि हम ऐसी स्कूल की व्यवस्था दिल्ली में ही नहीं देश भर में लागू करना चाहेंगे, तब नरेंद्र मोदी जी जागे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि देश की स्कूल, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें ठीक जैस्मिन जी, लेकिन आप जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन ये जाहिर सी बात है जो रेड चल रही है, जो एफआईआर दर्ज हो रही है, वो है आबकारी एक्साइज पॉलिसी को लेकर। उसका जिम्मा जो है खुद उप मुख्यमंत्री पर था और ये आरोप भी लग रहे हैं कि बिना कैबिनेट के अप्रूवल के उन्होंने इस एक्साइज पॉलिसी को लागू किया। तो रेड इस संबंध में इसे शिक्षा और स्वास्थ्य से क्यों जोड़ रहे हैं आप लोग? नहीं, क्योंकि ये साफ है कि जब शिक्षा की बात होती है, दुनिया भर में दिल्ली सरकार की शिक्षा की वाहवाही होती है। नरेंद्र मोदी जी कभी ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए हैं कि नई शिक्षा व्यवस्था वाकई में यहाँ पे सुधरी है। मैं रेड पे भी आ जाता हूँ। ये एक्साइज का जो मुद्दा है पूरी तरह से बेबुनियाद है। ये सारे जो फैक्ट्स जो लीक किए जाते हैं मीडिया में, इसमें से कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा, कोर्ट्स में जब ये केस जाएगा तब सबको पता चल जाएगा। लेकिन अगर इनको लिकर की परवाह होती तो मुझे बताइए कि सैकड़ों लोग गुजरात में ये पूछ ट्रेजेडी में मरते हैं, देसी दारू पी के मरते हैं। क्या कभी भी आपने सुना है कि वहां पे सीबीआई और ईडी की रेड हुई? इतने न्यूज आर्टिकल्स आए हैं कि इन सब की जो बिक्री है वो बीजेपी के लीडर करते हैं। 1 साल पहले 10,000 करोड़ की ड्रग्स तस्करी का मामला भी गुजरात से आया था। क्या कभी सीबीआई और ईडी की रेड पड़ी? कुछ दिनों पहले जैस्मिन जी हमारे साथ विजय जॉली जी भी हैं बीजेपी की तरफ से, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। क्या कहेंगे विजय जॉली जी, यहाँ पर जब गुजरात में ऐसे मामले आते हैं वहां कोई रेड नहीं दिखती और विपक्ष ही क्यों इस तरह की रेड के निशाने पर रहता है, बताएं। देखिए, आप इधर उधर की बात ना करो, दिल्ली की नई शराब नीति की बात करो। 16 नवंबर 2021 को दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार और उसके नेता अरविंद केजरीवाल जी की रजामंदी से हर गली शराब का ठेका खोला गया और दिल्ली में 850 के करीब शराब के नए
निजी प्राइवेट लिकर वेंडर्स को इसकी इजाजत दी गई। हमारा आरोप है इससे पहले सरकारी आउटलेट से दिल्ली में शराब की बिक्री होती थी, लेकिन रातों रात जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार के चलते इन लीकर माफिया वेंड्स के लोगों के साथ मिलकर धांधली करी और उसके बाद 16 नवंबर 2021 को दिल्ली में नई शराब नीति इन्होंने लागू करी। लेकिन इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने, और मैं तो दिल्ली भारतीय जनता पार्टी को और उसके अध्यक्ष और पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने दिल्ली के अंदर जगह जगह पर इस नई गली गली शराब के ठेके खोलने का विरोध किया। अगर शराब इजीली अवेलेबल होगी तो सबसे पहले घर की महिलाएं, घरों के नौजवान उससे प्रभावित होंगे, और जो व्यक्ति अपनी पगार महीने की कमाकर लाता है, गली के नुक्कड़ से शराब के ठेके से शराब की बोतल खरीदता है और पूरे दिन उस शराब के नशे में धुत हो जाता है। इसलिए जब शराब की बात हो तब ये एजुकेशन की बात करते हैं, तब ये हेल्थ की बात करते हैं। जॉनी जी, जो आप ये बात कह रहे हैं, जो ये तर्क दे रहे हैं, ऐसे बहुत से राज्य हैं जहां जो है शराबबंदी जो है उस पर पाबंदी है, बावजूद उसके वहां पर शराब मिलती है, और ये सभी ये किसी से छिपा नहीं है। गुजरात हो चाहे बिहार हो, किस तरह से वहां मिलती है। यहाँ पर आपसे हम चर्चा जारी रखेंगे और इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की वित्तीय अनियमितताएं आपको नजर आ रही हैं और ये रेड को लेकर क्या कुछ निकल कर आएगा और विपक्ष क्या कह रहा है। जैस्मिन, आपके पास भी हम आएंगे जरूर। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे।